गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब सही होंगे। मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आप देख सकते हैं इसके बारे में, ये इसका एक ओवरव्यू है। ये सीरीज स्पेशली उन लोगों के लिए है जो क्लास 12th में इसके बारे में कुछ पढ़ चुके हैं या 12th पास कर चुके हैं या फिर अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री मीन्स BSc उसमें फिजिक्स का कोर्स कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली चार्जेस और उनके इफेक्ट्स इसकी स्टडी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो आप। फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी और थर्ड होता है मैग्नेटिज्म। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो चार्ज एट रेस्ट और उसके इफेक्ट्स उसकी स्टडी करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जब चार्ज मूव करता है तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट और उसकी स्टडी करते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और मूविंग चार्ज या करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी स्टडी करते हैं हम मैग्नेटिज्म में। ये एक ब्रॉड आइडिया है। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक फाउंडेशन है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है। सबका जो बेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहेगा। सारी बातें घूम फिर के इसी के आसपास आएंगी। हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या गुण है, क्या प्रॉपर्टीज है इनकी। और हम देखेंगे कि इनका नेचर कैसा है, ये कंजर्वेटिव हैं या नॉन कंजर्वेटिव, और अगर कंजर्वेटिव हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा। वैसा आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने कंजर्वेटिव नेचर ऑफ EF मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है और वो हमें एक इक्वेशन देता है। ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे की पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशंस हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों ही कंजर्वेटिव हैं तो उनकी वजह से उनके साथ एक पोटेंशियल फंक्शन वो होता है एसोसिएट। पोटेंशियल फंक्शन सिर्फ और सिर्फ तभी एसोसिएट होता है जब फील्ड और फोर्स कंजर्वेटिव हो। जब फील्ड कंजर्वेटिव होगी तब होता है पोटेंशियल फंक्शन, और जब फोर्स होता है कंजर्वेटिव तब होता है पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है हल्का सा, उसके बारे में देखेंगे। इन चीज़ों को समझने के बाद हम इनको कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करेंगे। अलग अलग तरह के कॉन्फ़िगरेशंस होंगे उन पर अप्लाई करेंगे। लाइक डाइपोल्स, आपके ट्राइगोनल प्लेन्स और आपके स्क्वायर सिमेट्रिकल शेप्स, और अलग अलग तरह के सिस्टम्स पे हम इनको अप्लाई करेंगे। ये पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे गॉस लॉ के बारे में। गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्राण है, उसकी आत्मा है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो निचोड़ है वो गॉस लॉ में आप इंक्लूड कर सकते हो। गॉस लॉ पढ़ने के बाद इसको हम डिफरेंट टाइप्स के सिमेट्रिकल सिस्टम्स पे अप्लाई करेंगे। लाइक स्फेरिकल सिमेट्रिकल सिस्टम, प्लेनर सिमेट्रिकल सिस्टम, सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल सिस्टम, इस तरह के सिस्टम्स पे हम उसको अप्लाई करेंगे। और ये सब पढ़ने के बाद इस नॉलेज का इस्तेमाल करके हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। बाउंड्री प्रॉब्लम मतलब मान लीजिए आपके पास दो अलग अलग मीडियम है, मीडियम 1, मीडियम 2, जो एक शार्प बाउंड्री से सेपरेट हो रखे हैं। ये बाउंड्री दोनों के बीच की। आपको मीडियम 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता है कुछ, कि यहाँ कि फर्स्ट मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है इवन वेक्टर, और आपको सेकेंड मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो आप कैसे निकाल सकते हो, तो वो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अगर टाइम बचता है हमारे पास तो हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का एटॉमिक मॉडल के बेस पर क्या ओरिजिन है। द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मॉडल। इसको आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी भी कह सकते हो। इसमें हम ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट मोशन और रेजिस्टेंस का ओरिजिन कैसे होता है वो सब हम पढ़ेंगे, और इसके बेस पे ही हम ओम्स लॉ को रिड्यूस करेंगे। हम ओम्स लॉ और ड्रिफ्ट स्पीड का यूज़ करके
कुछ सिंपल सर्किट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। बाद में हमें पता चलता है कि ओम्स लॉ हमेशा यूज़फुल नहीं हो सकता। जब आप कुछ सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपको पता चलेगा कि ओम्स लॉ हमेशा इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसकी कुछ लिमिटेशन होती हैं। इसलिए अपनी नॉलेज को हम बढ़ाएंगे और इसके लिए हम आगे पढ़ना पसंद करेंगे। फिर पढ़ेंगे हम किरचॉफ्स लॉ के बारे में। किरचॉफ के 2 नियम हैं जिनके नाम है केसीएल और केवीएल। पूरा नाम कहूँ तो किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इनके बारे में पढ़ेंगे और इनका यूज़ करके हम अलग अलग तरह के सर्किट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। कुछ एप्लीकेशन देखेंगे इनकी हम कि अगर कुछ स्पेशल सर्किट होते हैं लाइक आरसी सर्किट, लिखता हूँ यहाँ पे आरसी सर्किट, तो उसको हम स्पेशली पढ़ेंगे अलग से किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से। उसमें हम एक कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसमें करंट और चार्जेस का क्या रिलेशन होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, वो हम जानेंगे। इन सबको पढ़ने के बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स, प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे लाइक बिटस्टोन प्रिंसिपल, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, मैन्स ब्रिज, कैल्विन ब्रिज। इस तरह की चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। ये था करंट के बारे में। जब हम करंट के बारे में जान लेंगे फिर हम करंट के इफेक्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में जानना पसंद करेंगे। वो पढ़ेंगे हम मैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिज्म में पहले टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, वो जानेंगे। उसकी क्या क्या थ्योरीज हैं, क्या क्या रूल्स हैं, वो पढ़ेंगे। और उन रूल्स, उन लॉज के बारे में जानने के बाद उनमें जो काफ़ी प्रचलित हैं, ज़्यादा कॉमन है, उनके बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है बायो-सैवर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ। बायो और सैवर्ट 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर ये लॉ दिया है, एक ये और दूसरा है एम्पियर्स सर्किट लॉ। इनके बारे में पढ़ेंगे हम। पहले पढ़ेंगे हम इंटीग्रल फॉर्म, फिर पढ़ेंगे डिफरेंशियल फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म का अलग इस्तेमाल है और डिफरेंशियल फॉर्म का अलग इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम जानेंगे डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। जब हमारा काम कर्ल में हो गया था सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल निकाल कर, तब हम डाइवर्जेंस क्यों निकाल रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि किसी भी फील्ड की कंप्लीट जानकारी के लिए आपको उसका डाइवर्जेंस और कर्ल इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले हम मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल निकालते हैं और फिर डाइवर्जेंस गॉस लॉ की हेल्प से, वैसे ही एक एनालॉजी के लिए हम यहाँ पर भी पहले मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल निकालते हैं फिर डाइवर्जेंस। तो हम पहले वो दिखेंगे। इसके बाद इसकी बेस पे हम स्केलर और वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल्स को डिफाइन करेंगे और इस नॉलेज का इस्तेमाल करके हम कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे लाइक मैग्नेटिक लूप हो, आपका करंट कैरिंग लूप और आपका स्ट्रेट वायर, पैरेलल वायर्स, इन सब को हम थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे। और इसके बाद इन दोनों को यूनिफाई करने वाली चीज़ वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। उसके बारे में पढ़ेंगे। यह हम जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकती है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, बात है आप यहाँ पे शुरुआत करिए किससे, चार्ज एट रेस्ट से, जहाँ पे पढ़ा था मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड से करते करते पहुँच गए मैग्नेटिक फील्ड पर। इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करा। यहाँ हम इसको उल्टा करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएंगे। ये एक आपका एक मैप है। और अगर हम इन सब को एक समराइज करें, इस पूरे का एक निचोड़ देखें कि इसका सारांश क्या है, वो पढ़ेंगे हम EM वेव में। EM वेव ये इस सब का एक निचोड़ है, सबका सारांश है। आपने चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी हो, चाहे मैग्नेटिज्म पढ़ा हो, इन दोनों का जो सारांश है, जो निचोड़ है, वो है EM वेव। ये आपके सिलेबस का एक ओवरव्यू है। इसके बाद मैं अपनी फर्स्ट वीडियो इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डालूंगा। थैंक यू।